Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. डियर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं पहले ही, हम लोग सेक्रेटरी ऑडिट ऑफ कोर्स यार देख लिया आप लोगों ने, बट आई नो दैट वेरी वेल कि मुझे भी बताना जरूरी है आप लोगों को. सो सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस में पार्ट बी के अंदर चैप्टर 19 एंड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. याद रखिएगा, ऑन एन एवरेज ना 10 to 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है, मतलब कंफर्म बोल रहा हूं. और इंटरेस्टिंग है, अगर थोड़ा सा अटेंशन पे किया जाए तो ये टॉपिक ना हमारे लिए, हमारी थ्रू आउट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी है. क्या टॉपिक आइए समझते हैं. ड्यू डिलीजेंस. ध्यान सुनना. पहले कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं ताकि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे. ठीक है, देखो समझो, ड्यू डिलीजेंस है क्या. आप एक मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा, आप अब मार्केट कुछ खरीदने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक सेलफोन खरीदना है, तो अब सेलफोन खरीदने से पहले आपके माइंड में क्या चलता है कि मेरा बजट ये है और सेलफोन खरीद कर मेरा पर्पस क्या खरीदने का, मैं क्या क्या उसमें क्वालिटी चाहता हूं, फीचर्स चाहता हूं या चाहती हूं. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप छोटी सी क्या रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हो, लोगों से पूछते हो कि भाई कौन सा फोन बहुत अच्छा रहेगा, मेरा बजट इतना है, मैं चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल मैं इस पर्पस से करना चाहता हूं, जो भी है. तो आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ताकि आपको ना उस सेलफोन, जो भी आप सेलफोन खरीदना चाहते हैं, उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाए. इन सिंपल वर्ड्स अगर कहूं, बिजनेस एंटिटीज भी ना जब भी किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होती है, तो एंटर होने से पहले याद रखिएगा वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करती है. और डिलिजेंस में होता क्या है, डिलिजेंस में जो भी कॉन्फिडेंशियल, लीगल, फाइनेंशियल या कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो होती है, उसे एक्सचेंज किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, रिव्यू किया जाता है और अप्रेज किया जाता है. जैसे फटाफट से ध्यान दो, देखो आओ ध्यान दो. एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड. अब जरा सोच के देखिएगा, ए लिमिटेड कंपनी हो सकता है बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती हो. ध्यान सुनते जाना एग्जांपल्स को. एक्वायर करना चाहती हो. ए लिमिटेड हो सकती है बी लिमिटेड से रॉ मटेरियल परचेज करना चाहती हो सकता है ए लिमिटेड बी लिमिटेड से उसका बिजनेस, सिर्फ बिजनेस खरीदना चाहती हो. ठीक है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है उसका, वो खरीदना चाहती है. तो कोई भी ट्रांजैक्शन, ये क्या आपके सामने शो कर रहा हूं मैं, ये क्या है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस. ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम नाम क्या दे देंगे, सिंपल सा वर्ड है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्या नाम देंगे इनको, बिजनेस ट्रांजैक्शन. मेरे साथ याद करो, क्या बोलेंगे इनको, बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है, अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस में देखो सोचने वाली बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एंटिटी अपना पैसा लगाने जा रही है, तो वो बहुत ही केयरफुली, स्मार्टली क्या करती है, सारी चीजों को कंसीडर करती है. और वो क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि भाई जितनी भी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप सोच के देखो, एज्यूम करो आप खुद भी ना, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप क्या करते हो कि भाई इसकी कोई वीकनेस हो तो मुझे बता दो, मैं ये प्रोडक्ट तो खरीद रही हूं पर इसमें कमी है ये. तो आपको ना ये चीज पहले एडवांस में पता होगी, तो आप अपना साउंड डिसीजन ले पाएंगे. ड्यू डिलिजेंस में भी कंपनी क्या करती है, जो भी कॉन्फिडेंशियल, मेरे साथ बोलिएगा कौन सी, कॉन्फिडेंशियल, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, आप लोगों को पता है कॉन्फिडेंशियल कौन सी, जो कॉन्फिडेंशियल लीगल है, फाइनेंशियल है, बोलो मेरे साथ में, बोलो बेटा, याद करने के लिए बोलना पड़ेगा ना. कॉन्फिडेंशियल, लीगल, फाइनेंशियल या कोई भी अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन. सर मटेरियल इंफॉर्मेशन कैसे डिसाइड होगी, मटेरियल इंफॉर्मेशन डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन. किस तरह का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन मटेरियल बन जाएगी. बात पकड़ में आ रहा है. जैसे ना आपके लिए मटेरियल वो होगा जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो. बात पकड़ में आ रहा है. जैसे कोई कंपनी बिजनेस एक्वायर करना चाह रही है, तो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द कंपनी हो गया भाई, सब कुछ जानना पड़ेगा. सो इन सिंपल वर्ड्स, डिलिजेंस क्या है, एक प्रोसेस है थ्रू विच कॉन्फिडेंशियल, लीगल, फाइनेंशियल, अदर इंफॉर्मेशन, अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्सचेंज होती है. मेरे साथ बोलो, एक्सचेंज होती हैं, रिव्यू होती हैं एंड अप्रेज होती हैं. अप्रेज का मतलब क्या है, एक तरीके से एनालिसिस करना. अप्रेज होती है, कौन करती है, बाय द पार्टीज. अब दोनों बातें सुनना, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही सब बातों को ध्यान रखेगा. खरीदने वाला ये देखेगा जो मैं खरीदना चाहता हूं, जो मेरा पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा गोल है, क्या इसके परचेज के बाद वो मुझे अचीव होगा, नहीं होगा. मेरा पर्पस है मैं कंपनी बी को एक्वायर करके अपना बिजनेस और बड़ा बनाऊंगा,
तो मेरा बिजनेस क्या है, बड़ा और बनाना। अब वो बड़ा बनाने कैसे होगा, अज्यूम करो मैं एक कंपनी को जिसको एक्वायर कर लूंगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मेरे कंपनी का। ये मेरा पर्पस है, ड्यू डिलिजेंस कर क्यों रहा हूं, ताकि मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा मैं एग्जामिन कर लूं। बात पकड़ मारा है। और बेचने वाला भी सोचता है, सोचना सुनना, बेचने वाला भी देखता है क्या इसके अलावा और बेटर ऑप्शन है हमारे पास में, मतलब और बायर्स है नहीं है, तो वो भी। सो यहां पर डिलिजेंस क्या है, वापस बोलो मेरे साथ में, डिलिजेंस प्रोसेस, बोलो डेफिनेशन याद करनी है, लिखनी भी है। डिलिजेंस इज अ प्रोसेस थ्रू विच कॉन्फिडेंशियल लीगल financial other material information exchanged, review and appraised by the parties before entering into any transaction. Before entering into transaction मतलब एक्विजिशन कर ली, बिजनेस परचेज कर लिया, या रॉ मटेरियल को ऑर्डर दे दिया, सप्लायर को ऑर्डर दे दिया, उसके बाद डिलिजेंस करोगे, फिर बचा क्या करने के लिए। बात पकड़ में आ रहा है। आप पर्सनल लाइफ में सोचना, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। आप शादी कर चुके हैं या करेंगे फ्यूचर में जब भी, तो आप क्या करेंगे, सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो बेस्ट होगा वो जानने की कोशिश करेंगे, ताकि इट्स अबाउट योर लाइफ ना। तो वैसे ही कंपनी का भी लाइफ है भाई, ऐसा वैसा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जो आपकी कंपनी का लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, इन्वेस्टमेंट को खराब कर दे, रेपुटेशन मार्केट खराब कर दे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पकड़ में आया। शादी वाला एग्जांपल मतलब क्या था एग्जाम में, ये तो सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए तो अपना मॉड्यूल में से स्टार्ट करेंगे, जैसा हमारा रीति और रिवाज है मॉड्यूल से ही पढ़ने का। ऑलराइट, चलिए कहता है ड्यू डिलिजेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कॉन्फिडेंशियल लीगल फाइनेंशियल अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज reviewed and appraised by the parties to a business transaction before entering into transaction with the other parties. याद करो मेरे साथ में क्या है डिलिजेंस। डिलिजेंस क्या है, इज द प्रोसेस, बोलो मेरे साथ में भाई, कब बोलोगे, डिलिजेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच, बोलो मेरे साथ, बाय व्हिच कॉन्फिडेंशियल लीगल फाइनेंशियल अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, एक्सचेंज होगा, रिव्यू करेंगे इंफॉर्मेशन को बाय द पार्टीज, रिव्यू करेगी, एंड अप्रेज्ड। क्लियर है, किस लिए कह रहा है, किसके लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। सो पार्टीज टू अ बिजनेस ट्रांजेक्शन बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजेक्शन। भैया ट्रांजेक्शन में एंटर होने से पहले करना है। आप याद करो ना, आप दुकान पे जाके प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, बाद में थोड़ा करोगे, सिंपल एकदम। फिर कहता है ड्यू डिलिजेंस इज एन एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। दो वर्ड बोला इसने, क्या कहा, एनालिसिस करना एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ इंपेंडिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इंपेंडिंग का मतलब जो मौजूदा, भैया करंट में सामने हमारा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, 10 साल बाद में वो खरीदूंगा, डिलिजेंस अभी करूंगा, ऑफ कोर्स नॉट। आज के डेट में मैं बिजनेस एक्वायर करने जा रहा हूं, उससे पहले तो करने जा रहा हूं। इंपेंडिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब मौजूदा ट्रांजेक्शन, जिसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस। किस चीज की, इंपेंडिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। It is a careful and methodological investigation of a business, of persons, or performance of an act, with a certain standard of care to ensure that information is accurate. Information, पहली बात तो जो information मिल रही है, जो information मिल रहा है ना, must be accurate to uncover information that may affect the outcome of the transaction. दो बातें याद रखना, जल्दी से सुनो, दो बातें याद रखना। क्या कर रहे हैं, ध्यान से याद, और चाहो तो नोट कर लेना अपने मॉड्यूल साइड में। क्या, ध्यान से रखो, देखो, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, वापस एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट किस चीज का है, इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल के इसलिए बोल रहा हूं, इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिस्क क्या कर रहा है, बोलो ना, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। वापस से, एनालिसिस किस चीज का कर रहा है, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। उससे क्या पता लगेगा, दो बातें। पर्पस क्या है, पर्पस है टू एंश्योर द इंफॉर्मेशन, टू एंश्योर द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे किसी ने कहा भाई हमारे प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, हमारा प्रोडक्ट में ये सारी फीचर्स हैं, ये खासियतें हैं। जैसे पार्टीज, बिजनेस की पार्टीज क्या बताएंगी, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट, हमारी कंपनी का सेल, हमारा ऑफ कोर्स प्रॉफिट, हमारा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये बातें जो आप बता रहे हो, ये क्या एक्यूरेट है, ये पता लगेगा डिलीजेंस से। एंड अनकवर इंफॉर्मेशन
विच मे इम्पैक्ट बिजनेस, और ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ के निकालना जिससे आपका बिजनेस पे इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे किसी कंपनी के ऊपर लिटिगेशन फाइल है और कल को उसका ऑर्डर अगर आ गया तो कंपनी सीधा वाइंड अप पे जाएगा, मार्केट में बेइज्जती मच जाएगा, तो ये तो बहुत खतरनाक है। जैसे अज्यूम करो मैगी के प्रोडक्ट पे ये बात कही गई कि मैगी अपने प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन कर रहा है, तो भैया क्या हुआ? अब मामला पेंडिंग है, लेकिन अगर फ्यूचर में पता लगता कि हाँ एडल्ट्रेशन कर रहा है, इसमें चीजें मिलावट कर रहा है, तो लोग क्या मैगी खाना पसंद करते? नहीं। अब ऐसे टाइम में जब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंपनी के खिलाफ लिटिगेशन फाइल हो गई है मान लीजिएगा, और आप पहुंच गए बिजनेस ट्रांजेक्शन करने और आपने मैगी का बिजनेस एक्वायर कर लिया, आई होप जानते होंगे नेक्स्ट कैफे की बात कर रहा हूं, आपने एक्वायर कर लिया, लेटर ऑन पता लगा कोर्ट कह रहा है भाई पकड़े गए तुम चोरी कर रहे थे, तो आपको वो बिजनेस खरीदना हो गया भारी। बात पकड़ में आ रहा है? क्लियर है? सो क्या कह रहे हैं? दूसरी बात में हमने क्या बोला? ये क्या है? ड्यू क्या है? एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ इंपेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। वन मोर टाइम, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ इंपेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं अपने उन बच्चों के लिए कह रहा हूं बार बार कि बोलोगे याद होगा, ये साइंटिफिक है, बोलो। Alright, so analysis and risk assessment of impending business transaction किस लिए? To uncover the information which may adversely affect the business, to uncover the information which may adversely affect the business, or to ensure that the information which is provided is must be accurate। पक्का होना चाहिए ना, accurate है। Clear? चलिए, अब ये दो बातें याद हुई ना, आप सुनते जाना, एग्जाम में आएगा what is due diligence, आप ये दो बातें लिख कर आएंगे, ठीक है? इसके आगे अब कुछ रीड करने वाली बातें, जैसे रीड भी करेंगे। As a part of the business strategy, companies before making any relationship with other party conduct background check of the client। जैसे शादी करने से पहले आप लड़का या लड़की का बैकग्राउंड चेक करते हैं, भाई कहाँ से है, किस फैमिली से है, कैसा है, क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या स्कूलिंग है, सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है? वैसे ही कंपनीज भी अपने क्लाइंट्स का बैकग्राउंड चेक करता है, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स एक्सेट्रा, टू एंश्योर दैट parties to the transaction have disclosed information as required to proceed with the transaction and its process to completely understand the business capability and its past performance। पास्ट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तो आज प्रेजेंट में डिसीजन लोगे, तो उस एंटिटी की पास्ट परफॉर्मेंस भी आप एग्जामिन करेंगे। While exploring any business opportunity, it is foremost requirement for a corporate to investigate and evaluate the potential and risks associated with such business। The due diligence covers the activities relating to the pre-transactions। अब तीन तरह से होती है, कैसे? Pre-transaction, during the transaction, post-transaction। Not to worry about it, इस सारे प्रोसेस को मैं समझाऊंगा अभी आने वाली क्लास में, ठीक है? अब देखो एक बात समझना, आपने देखा होगा एग्जामिनर स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें जो मैंने आपको रीड करवाए ना दो पैराग्राफ, ये रीड इसलिए करवाए ताकि आपको एक बार लैंग्वेज मिल जाए। अदरवाइज आपने अगर दो बातें ऊपर की पैराग्राफ में समझी तो आपने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। ऑलराइट, आइए देखते हैं आगे। आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट समझते हैं ना, डीप इंफॉर्मेशन of various aspects such as risk of a transaction, value at which a transaction should be undertaken, warranties and indemnities that need to be obtained from the vendor। अच्छा, एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, जब हम कहते हैं ना कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, जैसे समझो आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है? प्रोडक्ट परचेज करने का मतलब आपको पता है कि जिस चीज के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं ये टेक्नोलॉजी अभी आउटडेटेड नहीं है। ऐसे ही बिजनेस में भी कोई जब बिजनेस एक्वायर किया जाता है तो ये ऑब्जर्व करता है कि ऐसा तो नहीं आउटडेटेड हो जाए टेक्नोलॉजी। एक कंपनी ने अपना बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, अभी जैसे एज्यूम करो रिलायंस जियो जब 5G की तरफ गया और आगे इवन और ये आगे इंप्रूव कर रहा है, अब इस पे तो वो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पता लगा किसी और कॉम्पिटिटर ने पहले ही ये सारी तैयारी करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो जो कंपनी ये सोच रही थी कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने वाला हूं, उससे 6 महीने पहले किसी और कॉम्पिटिटर ने वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, तो बात पकड़ में आया ना कितना बड़ा रिस्क है। आप ऐसा बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं जो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। जैसे आपने सुना है ना, कैमरा में कोडैक थी, अब कोडैक कंपनी सबसे पहले ही कैमरा लेकर आई, लेकिन उनकी भी जिद थी कि हम रील वाला ही कैमरा बनाएंगे, भाई रील वाला बनाएंगे। इधर और कंपनीज आई, सोनी आई, ठीक है, और कंपनी आई, पैनासोनिक आ गई। इन लोगों ने क्या करा, अपना कैमरा बदल दिया, डिजिटल कैमरा बना दिया। डिजिटल कैमरा बनाते ही कॉस्ट बचा, बहुत सारी चीजें बची। अब कोडैक खूब कहता रह जाएगा कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी, मैं लेके आया टेक्नोलॉजी, कितना कुछ कर लो। तो आप क्या कर रहे हो, ये एग्जामिन कर पा रहे हो डिलिजेंस के थ्रू। क्लियर हो रहा है? आइए देखते हैं।
In any transaction, the seller does investigation of a buyer to ensure that buyer has adequate resources to complete a transaction. ये बात तो सच है, इस बंदे से हम बिजनेस डील करने जा रहे हैं और इसके पास रिसोर्सेज है नहीं है, मतलब अपनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे करेगा, फाइनेंशियली साउंड है नहीं है, बिजनेस सेल कर दिया हाँ और पता लगा पैसा आ नहीं रहा है, तो फायदा क्या हुआ। रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी, हाँ सप्लायर्स भी देखता है कि जिसको मैं यहाँ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ या कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, ये भैया मेरे को अपना ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टाइम पे फुलफिल करेगा नहीं करेगा, तो ये भी डिलिजेंस करेगा। एज वेल एज अदर बिजनेस एस्पेक्ट्स कवरिंग द टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कल्चरल, टैक्सेशन एक्सेट्रा विच वुड अफेक्ट द कंपनी आफ्टर एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। चैप्टर कवर्स वही हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग है, जैसे उन्होंने एनालिसिस कर दिया, डिलिजेंस क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी डिस्क्राइब करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो डिलिजेंस करते वक्त हमें देखनी है। अब याद रहेगा, अब तुम्हें बता दें यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, एक क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, बता रहे हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। नीड फॉर ड्यू डिलिजेंस, भैया क्या जरूरत है ड्यू डिलिजेंस की, इस पे देखते हैं। आओ, अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो आपको कोर्स समझ में आया होगा। देखो, जैसे डिटेल ड्यू डिलिजेंस ऑफ एवरी बिजनेस aspects, explore all possible risks and provide the platform for becoming the fully informed about the financial, याद करो मेरे साथ में किसकी कौन सी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल, बिजनेस, इंटरनल सिस्टम, प्रॉफिटेबिलिटी, की ऑपरेशन एस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट टीम, प्रमोटर्स एंड अदर मटेरियल फैक्टर्स which help in making an informed decision। नीड की चिंता मत करना, अभी आगे कवर लेके जाऊंगा, टॉपिक्स में बहुत सारी चीजें कवर करने की, ठीक है। सुनो, ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्यू डिलिजेंस, डिटेल्ड डिलिजेंस। सर ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, अरे भाई पहले इसको सुनो, ऊपर वाले में देखो सेम बात हो जाएगी। इफ इन एनी बिजनेस ट्रांसेंस ऑफ मिसप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉडुलेंट ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट इजीली ट्रेसेबल एंड आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस ऑन स्टेट and for company it's necessary to uncover the such misrepresentation easily in case of a major business reasons as it would create a major impact on the business। क्या कहना चाह रहा है कि जनरली क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के करते वक्त बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिन्हें या तो मिस रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होता है। अब ड्यू डिलिजेंस क्या करेगा, इन सारी बातों को अनकवर करेगा, अगर ऐसा है तो। अब मैं आपको बताऊं मुझे की बात क्यों नहीं पढ़ा रहा था ये भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनती है। देखो ऐसे, इन एनी बिजनेस इंस्टेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज एंड एक्टिविटीज आर नॉट इजीली ट्रेसेबल एंड आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस एंड स्ट्रेट एंड फॉर अ कंपनी इट इज नेसेसरी टू अनकवर सच मिसरिप्रेजेंटेशन स्पेशली इन केस ऑफ अ मेजर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इसी पैराग्राफ को बनाकर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड या इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस। इस बात को नोट कर लेना, पक्का बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ऐसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम उस एंटिटी के फाइनेंशियल, बिजनेस, इंटरनल सिस्टम, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके की ऑपरेशन एस्पेक्ट, उसकी मैनेजमेंट टीम कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। Now, the ultimate object of the diligence is to protect the interest of a company by providing reliable information on the target company before making any return commitment। एक और हाईलाइट कर लेना पॉइंट, एक और बन सकता है यही क्वेश्चन के लिए कि क्या पर्पस है डिलिजेंस का, कि वो की पॉइंट्स हाईलाइट करना ताकि आपको कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप अच्छे से इंश्योर कर सके। जैसे द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ डिलिजेंस क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। बोलो मुझे में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। वो मुझे क्या ऑब्जेक्ट है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन टारगेट कंपनी बिफोर मेकिंग एनी रिटर्न कमिटमेंट। सिंपल। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिलिजेंस इज लाइक अ पीप होल टू एनालाइज target company before opening the door. This includes success and potential opportunities for growth of a business and goals and objectives of the company. The diligence exercise is needed to confirm that nature and genuineness of the business, identify the artifacts, weaknesses, and to avoid the bad business transaction, and gather information that is required for valuation assets and to negotiate in a better manner. सर आ गया तो कैसे लिखेंगे, सुनो अभी तुम लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वही याद करवा रहा था। पहला पॉइंट ऐसे हाईलाइट मारो, करो मेरे साथ में फटाफट से। देखो यहां से, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन टारगेट कंपनी,
इतना लिखो, हाईलाइट करो, पॉइंट नंबर 1 डालो, उसको फटाफट करना, ठीक है। फिर दूसरा हाईलाइट करो, द मेन ऑब्जेक्ट, यहां से लिखो, diligence is like a peep hole to analyze the target company before opening a door। या इतना भी सिर्फ हाईलाइट करो, देखो, ड्यू डिलिजेंस इज अ पीप होल टू एनालाइज द टारगेट कंपनी, पॉइंट नंबर 2 डालो, ठीक है। फिर यहां से हाईलाइट करो, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज इज नीडेड टू कंफर्म द नेचर एंड जेन्युइननेस ऑफ द बिजनेस आइडेंटिटी एंड डिफेक्ट एंड वीकनेसेस, पॉइंट नंबर 3 हाईलाइट करो। पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में लिखना आप लोग। पॉइंट नंबर 4 हाईलाइट करो, टू अवॉइड एंड बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक और लिखो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, टू गैदर इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, पॉइंट नंबर 5। एक और हाईलाइट करो, टू नेगोशिएट अ बिजनेस बेटर, पॉइंट नंबर 6। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नीड क्या है बिजनेस डिलिजेंस की, क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है जैसे मैंने बताया। तो ऐसे आएगा, 6 पॉइंट्स लेकर आएंगे। 6 पॉइंट्स क्या है, मेरे साथ याद कीजिएगा अभी अभी। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, बोलो मेरे साथ पहला पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन। वन मोर टाइम, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन। बात पकड़ में आ रहा है भैया, जब डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, सही अमाउंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तभी तो सही डिसीजन लोगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 के याद के सामने देखो, यहाँ पर हेल्प करना, diligence is like a peep hole to analyze the target company, क्या है, is a peep hole to analyze the target company। पॉइंट नंबर 3 याद करो, क्या है, diligence exercise is needed, it confirms, has highlight कर सकते हो, confirms that nature and genuineness of any business identity, defects and weaknesses। क्या करता है, confirms the nature, genuineness of the business identity, defects and weaknesses। पॉइंट नंबर 3 याद हुआ। पॉइंट नंबर 4, to avoid a bad business transaction, to avoid bad business transaction। point number 4 क्या, to avoid bad business transaction, या to gather information that is required for valuation for assets, ठीक है। and point number 6, to negotiate in a better। अब बताएं ना मजे की बात क्या होता है, जब आपको पता लगता है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसी के बेसिस पे आप नेगोशिएशन करते हो। क्लियर हो रहा है। सो इसका नीड क्या है, आपको बेटर प्राइस मिल जाएगा, बेटर वैल्यूएशन के साथ में बेटर प्राइस मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अब देखो यहाँ पर ऐसे, hence diligence exercise is considered as a SWOT analysis which is essentially required to make an informed decision। उसमें जाएंगे अभी हम लोग, SWOT analysis की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। सो नीड वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिजेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिजेंस, अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आया है, the objective of diligence is to verify the strategic identification and attractiveness of a target company, valuation, research, etc. In the light of this context, discuss या comment on the statement, ऐसे भी आता है, comment on this statement, in the light of this statement discuss the objective। क्लियर एकदम, तो ये याद रखिएगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिजेंस इज टू वेरीफाई द स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफिकेशन और अट्रैक्टिवनेस ऑफ द टारगेट कंपनी, वैल्यूएशन, रिस्क एसोसिएटेड एक्सेट्रा। एलाबोरेट, तो ध्यान से रीड करते वक्त ध्यान रखो कि वो क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव। अब देखो 4 खास बातें इसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिजेंस में भी कलेक्शन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, अभी हमने सीखा क्या, कलेक्शन ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। मेरे साथ बोलो ना भाई, कलेक्शन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, ध्यान से देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड थ्रेट एंड वीकनेसेस। जब तुम पहला काम कर लोगे, क्या, कलेक्शन कर लोगे मटेरियल इंफॉर्मेशन का, तो उसके बाद अपने आप सोच के देखो, तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि थ्रेट्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। भाई थ्रेट्स क्या है, ऐसा तो नहीं है जो मैं, देखो ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जिस बिजनेस को हम एक्वायर कर रहे हैं, इस बिजनेस में जो यूज होने वाले पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, जो भी यूज हो रहे हैं, डिजाइन यूज हो रहे हैं, भैया ये तो आउटडेटेड होने वाले हैं और इसी के चक्कर में तो हम लेने वाले थे। हाँ, या थ्रेट्स क्या हो सकती हैं कि सरकार की नई पॉलिसी आई है जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फॉलो करती आ रही कंपनीज ये मशीनरी यूज कर रही हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए तो भी गड़बड़ हो सकता है। तो पहला स्टेप खुद सोचो, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिलैक्स होकर सोच कर देखो कि भाई सबसे पहले क्या करना, कलेक्शन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। जब मेरे पास मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी तभी मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा क्या थ्रेट्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। सो पॉइंट नंबर 2 अपने आप बनता है, और जब थ्रेट्स एंड वीकनेस फाइंड कर पाओगे तो तुम देख पाओगे टू इंप्रूव द बार्गेनिंग पोजीशन, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट्स एंड वीकनेसेस इट विल इंप्रूव योर बार्गेनिंग पोजीशन। सामने वाले से कहोगे सुनो ऐसा है, ये 1 साल से तक का वैलिडिटी नहीं इस पेटेंट का, ठीक है, या और भी सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो आप उसमें बेटर क्या कर सकते हो, नेगोशिएशन, टू इंप्रूव द
बेटर नेगोशिएशन, बार्गेनिंग पोजीशन, ऑलराइट, नेगोशिएशन है बार्गेनिंग पोजीशन। एंड अपने आप आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज वेयर द रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज आर रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लिटिगेशन के केसेस में अगर कोई लॉसेस होते हैं तो बोला उसके लिए आप लायबल हो गए, इतना मतलब इतना हर्जाना आपको देना पड़ सकता है। डिपेंड्स ऑन वारंटी एंड इंडैमिनिटीज, डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो चार बातें हमें ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। पहला बोलो मेरे साथ में, फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ मेटेरियल इंफॉर्मेशन, वन मोर टाइम, कलेक्शन ऑफ मेटेरियल इंफॉर्मेशन। सेकंड बोलो मेरे साथ में आइडेंटिफिकेशन, जब इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। अपने आप ये स्टेप बन रहा है, अपने आप तुम देखो चारों अपने आप में एक के बाद एक स्टेप है। पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ मेटेरियल इंफॉर्मेशन। दूसरा बोलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फिर टू इंप्रूव द बार्गेनिंग पोजीशन, टू इंप्रूव द बार्गेनिंग पोजीशन, क्योंकि जब पता लग जाएगा ना थ्रेड्स ऑफ वीकनेसेस, उसके बाद में आपकी बार्गेनिंग पोजीशन इंप्रूव होगी। एंड फाइनली आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर द रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज आर रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर द रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज आर रिक्वायर्ड। याद हुआ चार बातें? अब देखो आगे आओ। जर्नली स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट समझते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, हर बिजनेस में ये किया जाता है। ऑफ एनी बिजनेस कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ डिलिजेंस टू रिवील द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ नॉट ओनली द फाइनेंशियल बट ऑल्सो इंटेंजिबल। जी हाँ, फाइनेंशियल नहीं सिर्फ, और अदर इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करते हैं, लाइक गुडविल। बात पकड़ में आ रहा है? अब जैसे सपोज करो जिस कंपनी को तुम एक्वायर कर रहे हो उसका प्रमोटर है विजय माल्या, नीरव मोदी, हाँ सुब्रत रॉय, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई यहां से थोड़ा बच के रहना, भाई ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। आप इधर समझ रहे हो ना, लोगों का माइंड में क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है इनके बारे में। क्लियर? तो अब ये स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना ऐसे हाईलाइट कर लो भाई इसको, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। द स्वॉट एनालिसिस, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, देखो, द स्वॉट एनालिसिस ऑफ एनी बिजनेस कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ डिलिजेंस टू रिवील द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ नॉट ओनली द फाइनेंशियल बट ऑल्सो इंटेंजिबल। क्लियर? आओ देखते हैं। टू परफॉर्म इफेक्टिवली द पोटेंशियल बायर्स नीड टू बी क्लियर अबाउट द गोल्स एंड मोटिव्स फॉर एक्वायरिंग द टारगेट कंपनी। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या है और आपका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है एक्वायर करने का। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, कोई कंपनी टेक्नोलॉजी के लिए किसी को एक्वायर करती है, कोई कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंप्रूव करने के लिए करती है, कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस बनाने के लिए ऐसा करती है, तो कोई कंपनी बिजनेस एक्सपांशन के लिए ऐसा करती है। बात पकड़ में आ रहा है? तो कोई कंपनी मार्केट डोमिनेंट पोजीशन के लिए ऐसा करती है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो आप यहां पर एक्वायर कर रहे हैं जिस बिजनेस को, उस बिजनेस से आप क्या अचीव करना चाहते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं, हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्रीज करना चाहते हैं, क्या हम इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, क्या हम बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन से मेरा मतलब है, जैसे सपोज अगर मान लीजिएगा आप एफएमसीजी में, एफएमसीजी कंपनी है, उसमें आपका प्रोडक्ट डील कर रहा था, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आपने सोचा साथ के साथ हम एक काम करते हैं, हम कॉस्मेटिक्स में जाएंगे। अब तो आप एक नया बिजनेस कॉस्मेटिक का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या इसलिए आप कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, या मार्केट में आप डोमिनेंट होना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि टेली कम्युनिकेशन के अंदर वोडाफोन और आइडिया की तरह हम मिलकर आपस में बड़ा काम करना चाहते हैं। तो क्या है पर्पस, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। आप सीएस की पढ़ाई कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है कि भाई मैं कॉर्पोरेट्स में, अब कई लोगों को पता ही नहीं करना क्या है, लेकिन अगर आपको पता है, अच्छी बात है, पता है कि कॉर्पोरेट्स में आप चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपने सीएस क्यों ऑप्ट किया और आगे क्या चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि डिग्री मिल जाए बस, अरे भाई डिग्री मिल जाए फिर आगे, तो आपका पाथ क्लियर होना चाहिए ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, as well as the value of the buyers attempting to create with purchase. For example, if there is a legal risk such as an outstanding lawsuits that will not only jeopardize the financial stability of the company but also loyalty of existing customers. अभी जैसे एग्जांपल दिया आपको कि एक कोई प्रोडक्ट है, कंज्यूमरेबल गुड्स है, मान लीजिए जो चीज आप कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, वो एक कंपनी है। जैसे हमने मैगी का एग्जांपल लिया, अब मैगी के मान लीजिए प्रोडक्ट में कुछ मिलावट की जा रही है जो लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, उस पर कोई लॉ सूट फाइल हो गया। अब अगर कल को ऐसा होता है कि वो डिस्क्लोज हो गया, जैसे सामने आ गया कि भैया लॉ सूट फाइल हुआ और कंपनी को ऑर्डर दे देगा कि कंपनी ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया, और आपने अभी रीजन आने से पहले उस कंपनी को खरीद लिया और पता लगा मैगी के ऊपर, तो आप पहले बहुत खुश थे, मैगी ब्रांड बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अल्टीमेटली क्या हुआ,
कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, भाई बंद कर अपनी बदतमीजी, लो, जिस बिजनेस को खरीदा उस बिजनेस का तो बैंड बता दिया। अब क्या बिजनेस बैंड बता दिया, पेनल्टी भर के तो फाइनेंशियल लॉस हो गए, प्लस लोगों का भरोसा खो दिया, तो लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स खत्म हो गई। तो ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए भाई। तो अगर कोई लॉ सूट है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। क्लियर? आओ, दिस विल इरोड द टारगेट कंपनी, दिस विल इरोड द target company market of customers by new and stronger competitors। जैसे मैगी के केस में आपको याद है ना, आपने देखा ना, बाबा रामदेव भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, उधर yippee नूडल्स और भी नूडल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए जब मार्केट थोड़ा सा वीक था। सर आप मैगी का बहुत एग्जांपल दे रहे हैं बार बार, क्योंकि तुम लोगों को मैगी वगैरह खाने का शौक अगर है, और जनरली होता है लोगों को ना, तो इसलिए याद रहेगा। ऑलराइट, टारगेट कंपनी, तो बाकी कॉम्पिटिटर जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, वो इंट्रोड्यूस कर देता है अपना प्रोडक्ट ना। टारगेट कंपनी टैलेंट्स is the essence desired, and much of this depends on employee relation, and accordingly culture issues have to be addressed in time. Now, although a thorough due diligence helps to reveal any of the negative, but the process of diligence rarely goes smoothly because of what major stumbling block, and that is अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ध्यान सुनना है, पूरे के पैराग्राफ में रीड करके बता रहा हूं, मतलब सुना रहा हूं आपको, रीड करना बाद में। ऐसा क्यों कहते हैं, देखो सुनना क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिलिजेंस रेयरली गोज स्मूथली, ध्यान से देखो यहाँ पे, इधर भाई, इधर। द प्रोसेस ऑफ डिलिजेंस रेयरली गोज स्मूथली, रेयरली ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है कि स्मूथली काम करता है। क्यों? क्योंकि वन मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक एंड दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो भाई कैसे स्मूथली आप डिलिजेंस कंडक्ट कर पाएंगे, और ऐसा क्यों होता है उसे ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, जो सेलर है ना, वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने से घबराता है। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे सपोज करो, अगर ये खबर कंपनी में फैल जाए, कंपनी की एम्प्लॉयज को पता लग जाए कि भैया हमारी कंपनी दूसरी कंपनी खरीदने वाली है, कोई और कंपनी है जो हमारी कंपनी खरीदने वाला है, तो जनरली ना एम्प्लॉयज को लगता है कि बोले यार ये कंपनी तो बिक जाएगा, बोले अपना पता नहीं क्या ट्रीटमेंट होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, सेम पोजीशन पर रहेंगे नहीं रहेंगे, कॉम्पनसेशन वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे कंपनी के जो एग्जिस्टिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपनी को एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, कंपनी छोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी के, मान लो कंपनी ये बिकी नहीं, दूसरी वाली पार्टी ने इसे एक्वायर किया नहीं, और उससे पहले लोगों ने इसको सेल करने का स्टार्ट कर दिया, तो कंपनी के टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, अगर आप उनसे इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करें, अगर उनसे इंफॉर्मेशन लें, तो उनके सामने इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है कि भाई कंपनी तो बिकने वाला है, तो उससे पहले एग्जिट कर लो। ऐसे ही अगर कंपनी के कस्टमर से अगर पूछो तब भी खतरा है। ऐसे ही खुद भी जो सेलर कंपनी है, टारगेट कंपनी है, उसको यह भी डर लगता है कि हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ना करें, या मार्केट में अगर ये खबर चली गई, लोगों ने जान लिया कि ये बिजनेस, इस बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा है ना, तब भी उसके शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ जाता है कि भैया कंपनी तो जल्दी से जल्दी एक्वायर होने वाली है, तो बोले इस पे कौन पैसा इन्वेस्ट करे। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ना टारगेट कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती नहीं है। अब ऐसे में प्रोफेशनल्स का हेल्प लिया जाता है। ये प्रोफेशनल्स की टीम बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है, वो इंफॉर्मेशन जो बेसिकली आपके डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात पकड़ में आ रहा है? यहीं से आप लोगों का फ्यूचर में रोल स्टार्ट हो जाएगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ऑलराइट, सो ये वाला पैराग्राफ रीड करना, इसमें यही बातें बोली जा रही हैं, लेकिन रीड जरूर करना। Once a purchase price is agreed upon, the prospective buyer usually enters into conditional agreement with a diligence clause with target business. अब ये कंडीशनल क्लॉज का मतलब क्या होता है, भैया हम तुमको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, इसको ये तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे, मतलब इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करना एक तरीके से, जिसे हम बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब भैया आप किसी को नहीं बताएंगे जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, और अगर कर दिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, तो कोर्ट में घसीट देंगे। In which the buyer has a limited period to conduct the diligence during this time. The potential buyer requests full access to all relevant material in the target business, customers, vendor, financial information in order to conduct a thorough investigation. Hence, it is to be ensured that the potential buyer does not use this information for its own benefits if it is decided to back out the deal. Hence, the confidential agreement is usually signed to protect the target business interest. But
possibility of renegotiation of the purchase price or cancellation of the agreement on the part of the buyer is unseen if the information is found not acceptable to the potential buyer. Again, after the due diligence, the goal is to either reaffirm the purchase price or renegotiate, depending on what the discovered due diligence. But ultimate goal is to make the rational decision based on the facts. अब इस बहुत सिंपल सी बात है कि मैं आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. अब ये भी होता है कि उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर या तो डील पक्की होती है या डील ब्रेक हो जाती है. अगर डील कैंसिल हो गई तो बात खत्म हो गया, लेकिन अगर डील फाइनलाइज हो गई तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फिर बायर क्या करता है, नेगोशिएट करता है प्रेजेंस को. क्या हो रहा है. अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन है, देखो नेसेसिटी ऑफ द डिलिजेंस इट कैन बी समराइज्ड. क्या नेसेसिटी होगी, और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, नए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. मैं मॉड्यूल में ही बार बताता रहता हूं नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. जो लोग मॉड्यूल से सिंसियरली पढ़ रहे हैं ना, वो उठा के अपने सीनियर से पूछो. अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में हो जो एनआर के नीचे पड़े गए, वो तुमको यही गाइड करेगा. थॉरली मॉड्यूल से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपका स्कोर अच्छा आता ही आता है. ठीक है, मॉड्यूल से पढ़ने का बेनिफिट है भाई. प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ कर रहे हो यार, प्रोफेशनल स्टडीज. अब तुम्हें नोट्स अपने बनाने, अलग चीजें बनाओ, नोट्स बनाने में कोई एतराज नहीं है. मैं तो मॉड्यूल में ही कहता हूँ मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल्स में नोट्स बनाओ, साइड में लिखो, अलग पेपर में लिख दो, उसे अटैच कर दो. चलो आओ देखते हैं. द नेसेसिटी ऑफ डिलिजेंस कैन बी समराइज्ड एज अंडर. क्या नेसेसिटी है, कहता है जी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूडेंट बिजनेस पर्सन. तो पहला क्या कह रहा है, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. अफेयर्स का मतलब क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज. टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस. अब सारी बातें जब तक तुमने पढ़ी है ना, सुनो, जब तक पढ़ी है वो सबको ना घुमा फिरा के बोला जाएगा बार बार, लेकिन पॉइंट्स हम लोग फटाफट से एक बार देख लेते हैं. टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, या टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस. जो आप मुझे बता रहे हो ना, जो इंफॉर्मेशन बता रहे हो, मैं कंफर्म तो कर लूं सच है झूठ है. आप कह रहे हो हमारी कंपनी पे भैया हमने 20 पेटेंट्स करवा रखे हैं, पता है 20 पेटेंट्स हमारी कंपनी नाम से रजिस्टर्ड है. बोला अच्छा, हमारी कंपनी ना लास्ट 5 ईयर से जबरदस्त डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती आ रही है. हमारा ना मार्केट शेयर 44% है, कोई छोटा मोटा नहीं है भाई. ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो तो हम इसे कंफर्म कर लेते हैं. तो नेसेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, नेसेसिटी का मतलब क्या है, टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू बिजनेस. बात क्लियर होगा. पहला पॉइंट क्या याद किया हमने, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ बिजनेस. दूसरा क्या बोला हमने, टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस. असेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी. रिस्क क्या है भाई, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा है. अगर लोगों ने इस हमारे नए इस एक्विजिशन को अप्रिशिएट नहीं किया, पैसा बहुत खराब होने वाला है. कहां से लोन उठा रहे हो, पता लगा, जैसे समझो एक बड़ी बच्चे की बात सुनना, कि पता लगा बैंक से पैसा उधार लिया है, मार्केट से डिबेंचर इशू करके पैसा उधार लिया है, अभी पैसा उधार ले लिया है, और जिस कंपनी को तुमने एक्वायर कर लिया है उसका कैश फ्लो जनरेट ही नहीं होता है. क्या सर, हाँ वो कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर रही, कैश जनरेट नहीं कर रही है, तो भाई ये जो तुमने ले लिया है पैसा ना, इसको रीपेमेंट करने में आफत आ जाएगी. तो ये एक रिस्क है. अपॉर्चुनिटी, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारा मार्केट प्रेजेंस बहुत बड़ा हो जाएगा. पकड़ में आ रहा है बात. तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को असेस करेंगे. फोर्थ है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रांजैक्शन. देखो पोस्ट ट्रांजैक्शन का मतलब समझो. तुम ना एक बात सोचो, तुम ट्रांजैक्शन करने से पहले अगर सारी अच्छे से एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट कर लोगे तो ऑफ कोर्स बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उससे थोड़ा सतर्क रहोगे. अभी तुमको लोग वापस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर तुमको ये पता है कि जो है ना, तुम शादी करने जा रहे हो, तुम्हें उस पर्सन के बारे में पहले से पता है अच्छे से डिटेल में, तो तुम्हारे लिए आगे चल के उसका आपको तो पता होगा ना कि इसका बिहेवियर क्या हो सकता है. ठीक है, शादी करने को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं तुम लोगों को, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल. ठीक है, अभी बाद में खतरा कम रहेगा. ऐसे ही बिजनेस में भी जब आप पहले प्रॉपर्ली डिलिजेंस कर लेते हैं तो ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद में, क्योंकि आपको पता है कि लीगल इश्यूज क्या हो सकते थे, फाइनेंशियल इश्यूज क्या हो सकते थे, टैक्सेशन इश्यूज क्या हो सकते थे, हाँ, या ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज क्या हो सकते थे, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हो सकते थे, ये क्योंकि आपने पहले एग्जाम में अच्छे से कर लिया है. तो क्या करेगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रांजेक्शन. 4 पॉइंट याद किए ना, बोलो. टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ बिजनेस. दूसरा, to confirm all material information related to the business, to confirm all material information related to the business. Third, to assess the risk and opportunities. And the fourth one is शादी के बाद का ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगा, मतलब to reduce that risk of post transaction.
कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स, मतलब जो बताया जा रहा है बिजनेस वही है। आपने कहा हमारा ना फॉरेन कोलैबोरेशन है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में हम लोग बिजनेस चल रहा है है नहीं है, पता लगा लेते हैं। सो क्या करेगा, टू कंफर्म दैट व्हाट बिजनेस, दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कंफर्म व्हाट द बिजनेस इज एग्जैक्टली और एक्चुअली, टू क्रिएट अ ट्रस्ट बिटवीन द टू अनरिलेटेड पार्टीज। जी हाँ, डिलिजेंस एक रिलेशनशिप भी क्रिएट करती है। कैसा, क्योंकि दोनों दूसरे पार्टी दूसरे को जानते नहीं है, तो बेनिफिट क्या होता है, इट क्रिएट्स द ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। याद रहेगा, क्रिएट द ट्रस्ट बिटवीन द अनरिलेटेड पार्टीज। शादी करने जाते हो तो पहले आपकी मुलाकात करवाई जाती है, ताकि आप लोग जब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, जानते नहीं, तो ताकि आप बैठ के बातचीत कर लें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है सर, आज आप शादी के पीछे पड़ गए हैं। शादी के पीछे नहीं पड़ गया हूं मैं, ये टॉपिक बार बार इसलिए जोड़ रहा हूं कि आपको कोई तो सोसाइटी का ऐसा एग्जाम्पल मिले जो आपको याद रख पाए इन बातों को। ठीक है, मेरे लेके तुम शादी करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ना, मुझे तो ये कहना है कि तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल से याद रहेगा। ठीक है, क्या बोला, इट क्रिएट्स, अब तुम्हें याद आएगा, बोला इट क्रिएट्स ट्रस्ट बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। बोला था ठीक है, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील किलर्स डिफेक्टेड इन द टारगेट एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई डील किलर्स क्या हो सकता है, लॉ सूट्स हो सकते हैं। टू गेन द इंफॉर्मेशन दैट विल यूजफुल फॉर वैल्यूइंग एसेट्स। जी हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वारंटीज एंड इंडेमनिटीज, नेगोशिएशन फॉर प्राइस कंसेशन। अब सारे ऑलमोस्ट वैसी 5 रिवाइज होंगे जब तक हमने पढ़ा है ना, उसी के पॉइंट्स रिवाइज होंगे। टू वेरीफाई दैट द ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। इन्वेस्टिगेट एंड इवैल्यूएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टिगेट एंड इवैल्यूएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। फिर determine compliance with the relevant laws, disclose any regulatory restrictions on the proposed transaction। जैसे आपको पता है ना, एक्विजिशन करने जा रहे हो, अब सेबी क्या कहता है, लिस्टेड कंपनी हो, बोले हाँ जी, कितना एक्वायर कर रहे हो, बोले 25% और मोर, जाओ पब्लिक अनाउंसमेंट करो। तो ये क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से पूरी हो रही नहीं हो रही, चेक करो। Evaluate the condition of the physical plants and equipments as well as other tangible and intangible assets. Ascertain the appropriate purchase price and method of payment. Method of payment किस तरह से किया जाएगा, मतलब शेयर दिए जाएंगे या कैश पेमेंट किया जाएगा, या कुछ पार्ट शेयर में होगा, कुछ पार्ट कैश होगा, ऐसे। Determine the details that may be relevant to the drafting the acquisition agreement. And discover liabilities and risk may be a deal breaker. Analyze the potential antitrust issues and evaluate the legal and financial risk transactions. किसी को लगे ना पॉइंट मैंने सारे बोल दे, भाई पॉइंट नहीं बोल रहे हैं अभी, ये सारा ऊपर क्या करता आ रहा हूं अब तक, ये तो समझाता आ रहा हूं सारा का सारा टॉपिक। तो किसी को लगे फिर भी किसी के अंदर से आत्मा नहीं माने कि सर ये पॉइंट का मुझे टेक्निकल मीनिंग नहीं समझ में आया, तो ना के नहीं का व्हाट्सएप भेजना। ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्टली बोल गया अभी, क्योंकि अभी सारी बातें मैंने डिस्कस करी है आपसे। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जैसे ये लगभग मेरे को लगता है 19 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यू मस्ट लर्न एटलीस्ट 12 to 15 पॉइंट्स, और 12 to 15 पॉइंट्स आप इजीली लिख लोगे अगर क्लास अभी तक सुना है तो। क्लियर? तो इससे हमें क्या हो जाएगा, नेसेसिटी हम बता पाएंगे। चलिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सर हर चीज इंपॉर्टेंट लिखते जा रहे हो आप। बच्चा 20 नंबर का मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर 19 और चैप्टर 20 से 20 नंबर, तो सारे लगभग टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त आ रही है। आओ देखते हैं स्कोप को भी, फिर फैक्टर्स की तरफ जाएंगे एक बार। फैक्टर्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पर भाई, किसी को छोड़ सकते हैं अपन। स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस, देखो मैं फिर कह दूं, इस चैप्टर में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं कह सकता हूं कि यार ये तुम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, पढ़ेंगे तुम सब कुछ। ठीक है, और साथ साथ इंपॉर्टेंट बता दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, मतलब एग्जाम से पहले आपको पता है कि पढ़ तो सब लिया है, अब कल आपका एग्जाम है, तो खास तौर से उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ पूरा ध्यान रखें और टेस्ट सीरीज अपना मिस मत करें। आइए सीखते हैं। जब स्कोप की बात करते हैं, स्कोप ऑफ डिलिजेंस, तो एक बात कर रहा है किस बारे में कि भाई आपका पर्पस क्या है ना। स्कोप कैसे डिफाइन होगा, स्कोप डिफाइन होगा अकॉर्डिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो आपका ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो स्कोप डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इज इट ट्रांजैक्शन बेस्ड, क्या है स्कोप, क्या है स्कोप ऑफ क्या है, डीडी ट्रांजैक्शन बेस्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द पीपल who are involved in the potential investment in addressing key uncovered issues, areas of concern, threats, identifying additional opportunities। पकड़ मारा है, तो स्कोप किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा, डिपेंड ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके ऊपर बेस्ड होगा। और फिर साथ साथ क्या बात कहेगा, एंड नीड्स ऑफ द पीपल। नीड ऑफ द पीपल का मतलब है कि भाई आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा,
भाई मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न, या क्या क्या ऐसे की इश्यूज है जो अनकवर्ड होने चाहिए, या क्या हो सकता है एरियाज, या क्या हो सकते हैं थ्रेट्स क्या है, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करने के बेसिस पर ही आपका स्कोप डिफाइन करेगा। DD is generally understood by the legal, financial, business communities and potential investors to mean, क्या है इसका मतलब? देखो यहां पर क्वेश्चन यही बन सकता है, यही बन सकता है हेडलाइन में, डिस्क्लोजर एंड एसिमुलेशन ऑफ पब्लिक एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। सर मतलब डिस्क्लोजर एंड एसिमुलेशन ऑफ पब्लिक एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जैसे MC21 की वेबसाइट पे अवेलेबल है कंपनी के बारे में, और कुछ इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है बट वो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ कंपनी के पास मेंटेन है, जैसे कंपनी का बिजनेस सीक्रेट, कंपनी का पेटेंट के बारे में। तो एक कंपनी के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसको हम क्या करेंगे? एक पब्लिक इंफॉर्मेशन और एक प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, एसिमुलेशन, ताकि हम चेक कर सके जो पब्लिक को बताती आ रही है और जो इसके पास इंफॉर्मेशन है कंपनी के पास में वो सही है नहीं। सो क्या करेगा ये? जो भी चाहे अगर वो बिजनेस कम्युनिटीज हो, या हम बोलेंगे लीगल कम्युनिटीज हो, फाइनेंशियल कम्युनिटीज हो, इन्वेस्टर्स हो, वो क्या चाहते हैं कि भैया हमें डिस्क्लोजर मिल जाए प्लस एसिमुलेशन ऑफ पब्लिक एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, कि पब्लिक इंफॉर्मेशन और प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन को एक बार हम मिलान कर सकें। रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, टैक्स, एनवायरमेंटल, लीगल मैटर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स। क्लियर है? क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? चाहे वो फाइनेंशियल हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हो सकती है, टैक्स एस्पेक्ट्स क्या है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, लीगल मैटर्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो सकती हैं। वापस बोल लो एक बार फटाफट से। ड्यू डिलिजेंस के अंदर मेनली क्या ध्यान दिया जा रहा है? डिस्क्लोजर्स। क्या चाहते हैं वो लोग? डिस्क्लोजर्स एंड एसिमुलेशन ऑफ पब्लिक एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब यहां पर कहता है DD वुड इंक्लूड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑब्लिगेशन ऑफ द टारगेट कंपनी। भाई टारगेट कंपनी के ऑब्लिगेशन क्या क्या हैं, जैसे डेट्स कितना चल रहा है उसके ऊपर, उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, पेंडिंग एंड पोटेंशियल लॉसूट्स क्या हो सकते हैं, लीजेस, वारंटीज, ऑल हाई एंड इंपैक्ट ऑफ लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ इंटर कॉर्पोरेट एंड इंट्रा कॉर्पोरेट। इंटर कॉर्पोरेट या फिर इंट्रा कॉर्पोरेट। इंटर कॉर्पोरेट समझते हैं ना? इंटर कॉर्पोरेट मतलब जैसे अज्यूम कीजिएगा A लिमिटेड और B लिमिटेड। अब अज्यूम करो A लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी और ये इसकी सब्सिडी कंपनी है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो देखने के लिए। या इंट्रा हो सकते हैं, इंट्रा का मतलब बिटवीन द कंपनीज ही, मतलब कंपनी के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन वुड कवर। अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बाय कंडक्टिंग डिलिजेंस, द इन्वेस्टिगेशन और थ्रू द इंस्पेक्शन कंपनी कवर सर्टेन इंफॉर्मेशंस, कमेंट, एलाबोरेट, इस तरह का क्वेश्चंस बन के आता है। क्या क्या करेगा? कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज। सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेट इंस्पेक्शन से क्या पता लगेगा? हमें पता लगेगा क्या कि भैया कंपनी एप्लीकेबल लॉज फॉलो कर रही नहीं कर रही। बैंकिंग कंपनी है तो BR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो किया नहीं किया उसने, RBI गाइडेंस मानी नहीं मानी है, पकड़ मारा है। रेगुलेटरी वायलेशंस और डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या क्या चल रहे हैं इसके खिलाफ, कि भैया ROC ने एक्शन ले रखा है, हाँ, कि नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस में ले रखा है, SEBI ने अपने एक्शन ले रखा है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन के केसेस में ले रखा है, ये नॉन कंप्लाइंग विद द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR के बारे में नॉन कंप्लायंस है, उसका रेगुलेटरी एक्शन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन से क्या क्या पता लगेगा बोल के देखो, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज हैं, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन है, ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन वायलेशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस हो गए, लिटिगेशन एंड असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग लिटिगेशंस। फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसेट्स रियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड वैल्यू। एसेट्स रियल का मतलब ये एसेट्स अलग है और ये अलग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अनपेड टैक्स लीन्स हैं और जजमेंट्स हैं, पास्ट बिजनेस फेलियर एंड कॉन्सिक्वेंस डेट्स, एग्जैक्रेटेड क्रेडेंशियल ऑफ फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। एग्जैक्रेटेड किसी को पता लगा जबरदस्ती अपने बड़ा चढ़ा के चीजें दिखा रखी हैं, जैसे कंपनी की एसेट्स की वैल्यू है 100 CR पर उन्होंने शो कर रखा 250 CR। भैया ये क्या बता रहे हो? हाँ, या फ्रॉडुलेंट क्लेम्स किए हुए हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टर इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज जैसे डबल टैक्सेशन है, अगर एक लेते हैं तो फिर डबल टैक्सेशन के भी कॉन्सेप्ट आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हैं, जिस कंट्री में बिजनेस कर रही है, जैसे खास तौर से कब होगा, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स की एक्विजिशंस की जब बात होती है,
ठीक है, डबल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स आ सकती है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से पता लगा डॉलर का प्राइसेस बार बार ऊपर नीचे होता है तो भैया हमारे लिए बड़ी आफत कर देता है। सॉवरेन रिस्क है, सॉवरेन का मतलब भैया क्या कंट्री को इस चीज का कोई इशू है नहीं है, मतलब हमारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, रेपुटेशन, गुडविल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स। अभी ना ये लिस्ट का भी पॉइंट्स तुम सिर्फ 5-7 बार पढ़ोगे तो तुमको याद होगा, तुम इसमें बुद्धि बहुत नहीं लगानी है, फिर बोल रहा हूँ। एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स आपको देने हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ जो हमने अभी सीखा इन बातों को लिखने के साथ साथ 7-8 पॉइंट्स देने हैं। और जनरली 7-8 पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं मेरे साथ बोल के याद करते हैं। देखो, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज से चेक कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन से कंप्लायंस चेक किया जाएगा कंपनी का, टारगेट कंपनी का, और रेगुलेटरी वायलेशन एक्शंस हैं वो चेक कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी का वो भी पता लगेगा हमको, उसका कोई लिटिगेशंस हैं या उसकी फिजिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या इंपैक्ट हो सकता है वो पता लगेगा, अनपेड कोई टैक्स हैं, लीन्स हैं, जजमेंट्स हैं वो पता लगेगा, कोई मिसरिप्रेजेंटेशंस हैं या कैरेक्टर इश्यूज हैं या एग्जैक्रेटेड कोई क्रेडेंशियल्स हैं या फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं, रेपुटेशन है कंपनी का, गुडविल है, क्रॉस अगर बॉर्डर के कॉन्सेप्ट से देखें तो क्या हो सकता है, डबल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो सकती है, सॉवरेन हो सकता है। ये एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स अगर आपको याद है बहुत है, इतना आप याद रखें। लेकिन 7-8 का मतलब नहीं कि याद ही 7-8 करने जानबूझ के पढ़ना सारा ही है एक बार के लिए, लेकिन एटलीस्ट इतना याद रहे। अब सर याद कैसे रहेगा लॉन्गर टाइम तक? बच्चा इसलिए कहता हूं आप लोगों ना, आप लोग ना टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। आप बोलोगे मैं आपको समझा रहा हूं, समझें टॉपिक्स को, याद कर लेंगे, टेस्ट कर लो एक बार। और तुम्हें पता है ना कितने टेस्ट करते हैं हम लोग, पहले इसका एक बार टेस्ट हो जाएगा, फिर इसका और चैप्टर साथ मिलकर फिर टेस्ट होगा, फिर 25% सिलेबस का टेस्ट होगा, फिर 50% सिलेबस का टेस्ट होगा, फिर 100% सिलेबस का टेस्ट होगा। इतनी बार एक टॉपिक को तुम लिख के चले जाओगे, रिवाइज करते चले जाओगे, रट जाता है। तो समझना भी है, पहले समझना है फिर रट लेना है। रटना क्यों है भाई? एग्जाम में लिखने के लिए आना चाहिए। समझना इसलिए कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट पर आए तो आपको आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और रटना इसलिए क्योंकि लिखने के लिए तो चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है तो पहले समझो फिर रट लो। फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग डिलिजेंस, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, क्योंकि आज का क्लास में यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आज का 2-3 क्लासेस आते हैं आज आपका, और आज आपके टेस्ट भी 2 हैं, तो दोनों टेस्ट को भी अटेंड करना है, दोनों 3 क्लासेस भी हमारे अटेंड करनी है, मिस नहीं करनी कोई भी क्लास, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन अभी इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी है इना के 9 के व्हाट्सएप पे पूछेगा। गुड बाय, टेक केयर।